ओके, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने जा रहा हूँ। देखिए, काफी इजी है समझना इसको। मैंने इससे पहले ही बताया था, जो फोर्स होता है, जो ये फोर्स हम लिखते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको लिखते हैं कैसा? आई डी एल क्रॉस बी। मतलब क्या हुआ, ये जो हमने स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स रखा हुआ है, ये क्या है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस क्रॉस प्रोडक्ट मींस व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जब हम क्रॉस करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जब क्रॉस करते हैं, तो इन दोनों वेक्टर को एक ही प्लेन में लाई करना होता है। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो मान लो कि पहले हमने इन दोनों के एक प्लेन में रख दिया। ठीक है, देन आफ्टर दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स। दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स। मतलब ये जो वेक्टर है फोर्स, एलिमेंटल फोर्स, ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स और एलिमेंटल फोर्स रखे हुए हैं वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ये दोनों करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटेंट है। करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है स्टेशनरी, सॉरी इसमें कंटेंट है ना, स्टेशनरी है। तो यहां देखिए, आइडियल, अगर मैं इसको वेक्टर की तरह दिखाऊं, क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये आइडियल है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। ये क्या है? करंट एलिमेंट वेक्टर। और एक ही प्लेन में हमने क्या कर दिया है, इन दोनों को रखा हुआ है थीटा एंगल पे, हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी रखा हुआ। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो आइडियल हमने क्या किया, थंब के तरफ डायरेक्शन दिया, कर्ल किया, तो उसकी डायरेक्शन किधर हो गई? भाई? तो उसकी डायरेक्शन हो गई फोर्स की तरफ। किधर हो गई? फोर्स की तरफ। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, इन दोनों जो है, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक प्लेन में कंटेंट होंगे। दिस वेक्टर, बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स विल कंटेन इन द सेम प्लेन। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में कंटेंट है। ठीक है, एक ही प्लेन में कंटेंट है। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है ना, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर में क्या है, तीसरा वेक्टर है। तो हमने क्या किया, आईडीएल क्रॉस बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट मींस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एलिमेंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। करंट मैग्नेटिक फोर्सेस परपेंडिकुलर नॉर्मल टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन हमने कैसे दिया, आइडियल क्रॉस बी। ठीक है, आइडियल क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब समझिए कि ये मान लो बोर्ड है। बोर्ड अगर होता तो क्या होता, एक आइडियल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तब क्या होता, आइडियल क्रॉस बी, ये जस्ट अपवर्ड में होता। यहां मैंने अपवर्ड ऐसा दिखाया है, ये क्या होना चाहिए, आउट ऑफ प्लेन होना चाहिए। देखिए, आइडियल क्रॉस बी आउट ऑफ प्लेन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमने बता दिया। ठीक है, इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। न्यूटन किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, किसका यूनिट होता है, सॉरी यूनिट किसका होता है, फोर्स का होता है। तो न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं, एम्पेयर ये है और मीटर ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, दूसरे तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml(t⁻², और यहां पर L से L कैंसिल हो गया, फिर पर एम्पेयर हम कर देंगे, है ना। या आई जहां कहीं क्या करते हैं, आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए तो एक्चुअली एम्पेयर के नाम से यूज होता है, तो एम्पेयर मतलब करंट का यूनिट। ठीक है, तो वहां कहीं ए भी यूज कर लेते हैं, कहीं आई भी यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडियल क्रॉस बी मैंने बताया, फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर दिया। अगर यहाँ आइडियल होता और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स होती तो क्या होता, आइडियल क्रॉस बी इनटू द प्लेन आ जाता, तब क्या होता,
इनटू द प्लेन आ जाता। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फोर्स का। अगर आपको करंट एलिमेंट दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ सकते हैं। मान लो करंट एलिमेंट आपको दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, तो फोर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो मैग्नेटिक फोर्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल इंटीग्रेशन लगाना होता है। ठीक है, यहां देखिए आप आइडियल क्रॉस बी, ये मान लो कि ये आइडियल एंड बी आर इन द सेम प्लेन। आइडियल एंड बी क्या है, सेम प्लेन में कंटेंट है। आइडियल एंड बी आर इन द सेम प्लेन, आइडियल इधर है, बी इधर है, और दोनों के परपेंडिकुलर में ये, मतलब ये जो आप मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हो ये इनके भी परपेंडिकुलर है और ये इनके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। इट मींस मैग्नेटिक फोर्सेस परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग बोथ दिस वेक्टर्स, मतलब ये दोनों जो है ना एक ही प्लेन में कंटेंट है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, डायरेक्शन को मैं क्लियर कर बता रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन कौन से रूल्स होते हैं? वैसे तो आप समझ गए, रूल्स जानने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी ने डिस्कस कर दिया, किसी ने पूछा, तो आप आसानी से उन्हें बता सकते हो। पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहला क्या है भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, यहां देखिए, लेफ्ट हैंड रूल, थंब का डायरेक्शन फोर्स की तरफ दिखा रहा है। यहां देखिए, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, राइट हैंड को नहीं। वी विल यूज द लेफ्ट हैंड, वी विल यूज आवर लेफ्ट हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तीनों चीजों को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। ठीक है, we will use the left hand side, so it has been given by Fleming, so it is named after him, Fleming's left hand rule। यहां देखिए, थंब का डायरेक्शन किधर बता रहा है भाई? फोर्स, ये हो गया फोर्स। ठीक है, फोर फिंगर, फिर इसके बाद आता है ये क्या है? फोर फिंगर। ये क्या है? फोर फिंगर, इसको समझिए, ये है फोर फिंगर। फोर फिंगर मतलब कौन सा? ये फोर फिंगर, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, और सेंट्रल फिंगर को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? करंट की तरह यूज करेंगे। तो यहां देखिए, आइडियल क्रॉस बी, यहां भी आप देख सकते हो, अगर मैं क्रॉस करूंगा आइडियल करंट एलिमेंट इधर है, क्रॉस करूंगा किसके तरफ क्रॉस करूंगा मैं? मैग्नेटिक। देख लीजिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं? ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर आप ऐसे भी रख सकते हो तो भी दिक्कत नहीं है। आइडियल क्रॉस बी किधर दिखा रहा है? आउट ऑफ प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में देखिए, करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बट दीज टू वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन। मैं सेम प्लेन में नहीं दिखा पा रहा हूं, है ना, कुछ ऐसा टाइप का होता है, और ये नीचे चला जाएगा तो सेम प्लेन में आ जाएगा, है ना। तो सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो क्या क्या बताया भाई? थंब क्या बताएगा? थंब बताएगा आपको फोर्स के बारे में, थंब फोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा? करंट बताएगा। तो फोर्स अगर नहीं पता हो, सेंट्रल फिंगर अगर आपको मान लो करंट है, अगर ये करंट है, तो करंट आई क्रॉस बी, ठीक है। सेंट्रल फिंगर क्या? इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेगा। सेंट्रल फिंगर विल बी डिनोटेड, विल बी यूज्ड एज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, एंड फोर्थ फिंगर विल बी यूज्ड एज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड थंब विल बी यूज्ड एज ए क्या? थंब का यूज कैसे होगा? फोर्स की तरह यूज करेंगे, उसका डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन की तरह बताएगा। आइडियल क्रॉस बी, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। चलते हैं आगे। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं हम लोग? ये देखिए, राइट हैंड पाम रूल, है ना, ये मान लीजिए अपना उंगली है ना, पांचों उंगली हमने दे दिया राइट हैंड पाम रूल, तो ऐसा हमने पाम बना लिया, ये और ये, है ना। इधर हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन रख दिया, जितनी सारी उंगलियां हैं, चारों उंगली, इधर है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है भाई? ये क्या है? करंट एलिमेंट। तो आई क्रॉस बी क्या दिखाएगा? आउट ऑफ प्लेन बता देगा मैग्नेटिक फोर्स का। काफी आसान है समझना। चलिए अब थोड़ा बेसिक चीजें समझते हैं। बेसिक कहानी क्या है? फोर्स इज द इंटीग्रल ऑफ आइडियल क्रॉस बी। आइडियल क्रॉस बी का लाइन इंटीग्रल है ये। तो लाइन इंटीग्रल है तो हम इसको देखेंगे आई बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तो आई बी लिखेंगे, और डीएल वेक्टर का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन जब लिखेंगे तो ये
ये जो लेंथ वेक्टर है ना, ये जो लेंथ वेक्टर है वो क्या आएगा, एक फॉर्मूले की तरफ दिखाएंगे। आई, ये क्या है लेंथ वेक्टर, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेंथ वेक्टर को समझने में थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग हटाएंगे। देखिए मान लीजिए कुछ इस तरह का कंडक्टर हमने प्लेस कर रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इनटू द प्लेन है। यहां आप गौर से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर में है और अंदर में है, ठीक है। और हमने करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर को यहां रख दिया, तो क्या होगा, अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो कैसे हम फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले यह फॉर्मूला देखिए, हमने जितना सारा इंटीग्रेशन लगाया आई एल डैश इंटू आई एल डैश क्रॉस बी, आई एल डैश क्रॉस बी जो हम निकालेंगे वो क्या होगा। तो उस चीज को समझिए, यहां से इस पॉइंट से ले जा करके हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग ये जो निकाल रहे हैं, मान लो ये ए पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट क्या है बी, दूसरा पॉइंट अगर बी है तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो लेंथ है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एल डैश वेक्टर। ये एक एल डैश वेक्टर की तरह समझिए, इसका डायरेक्शन भी आप कुछ ना कुछ होगा भाई। तो एक्चुअली ये लेंथ नहीं होता, ये लेंथ नहीं होता, ये लेंथ वेक्टर को डिनोट कर रहा है। एल डैश इज डिनोटेड बाय इस लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर को डिनोट किया जा रहा है। जो कंडक्टर आपने प्लेस किया है, जो वायर आपने प्लेस किया है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, उसका जो है क्या पता करता है भाई, उसका जो लेंथ वेक्टर है वो यूज हो रहा है यहाँ पे आई एल डैश क्रॉस बी, टोटल लेंथ नहीं यूज हो रहा है। अगर इस तरह का कर्व घुमा हुआ आ जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मान लो यहां देखिए कि यहां एल डैश का डायरेक्शन था इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स किधर होगा भाई, एल डैश क्रॉस बी किधर दे रहा है, किधर होगा, इधर, इधर की ओर फोर्स जाएगा। यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, सॉरी लेंथ वेक्टर इधर है, फिर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो जो फोर्स आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए इस बात को समझिए। तो यही मैं बता रहा था कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है तो कुछ बेसिक चीजें भी आपको जाननी होगी, है ना। अगर हमने इसी को हटा करके एक नया वायर रखते हैं, है ना, एक नए वायर को रखेंगे जिस वायर में देखिए क्लोज कर दिया हमने, अगर इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, अगर हमने इस पूरे वायर को क्लोज कर दिया तो क्या होगा। अब एल डैश क्या होगा भाई, अब ए पॉइंट यहीं पर है और ए डैश फिर वहीं बी भी क्या है, ए के पास ही है, मतलब एल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है। एल डैश क्या हो गया भाई, जीरो, ठीक है। तो एल डैश अगर जीरो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। तो देखिए क्लोज लूप में कुछ इस तरह की कहानी आ रही है, करंट हमने इसके अंदर फ्लो करवाया, ठीक है, करंट कंटिन्यूअसली इसके अंदर फ्लो हो रहा है और हमने इसको परपेंडिकुलरली रख दिया, कहां पर, कहां रख दिया इसको भाई, इसको हमने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में। फिर क्या होगा, आइडियल क्रॉस बी, इधर फोर्स दिखा रहा है, फिर आइडियल क्रॉस बी इधर दिखा रहा है, देखिए इधर इसके तरफ किधर होगा, इधर, तो एफ ये भी इधर एक दूसरे के अपोजिट में है, सिंगल बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को खींच रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करते चले जाएंगे, तो नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स ऑन द क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, है ना, नेट फोर्स ऑन द क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो व्हेन करंट आई इज फ्लोइंग इन इट, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। दो चीजों से समझ सकते हो आप, पहला समझो कि लेंथ वेक्टर क्या है, जीरो, दूसरा क्या है, मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखाया आई क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, और यहां पर भी मान लो कि डीएल लेंथ हमने ले लिया, यहां पर ये हमने क्या ले लिया, डीएल, और यहां भी हमने ले लिया डीएल, ठीक है। आइडियल क्रॉस बी इधर दिखा रहा है, इसमें क्या होगा, आइडियल क्रॉस बी अपोजिट एक दूसरे का कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन जो होता है ना, ये फोर्स जो होगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करता है। चलिए इतनी सारी बात समझ में आई। अब मैंने मान लो इसको सर्कुलर लूप हटा करके सेमी सर्कुलर रख दिया तो क्या होगा, तो क्या होगी, अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
अगर आपकी करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ बी बन जाएगा। अब ए से लेकर बी को ज्वाइन करो, है ना, ए से बी को ज्वाइन करोगे तो ये कितना लेंथ है, ये 2r वेक्टर हो जाएगा वो, ठीक है। वो 2r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, पहला इंड दूसरे इंड का लेंथ वेक्टर, पहला इंड और दूसरे इंड को जब जोड़ेंगे, है ना, पहले इंड और दूसरे इंड को जोड़ करके जो वेक्टर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लेंथ वेक्टर बोलेंगे। ओके, दिस विल बी कॉल्ड लेंथ वेक्टर इफ वी आर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विथ ए स्ट्रेट लाइन विथ डायरेक्शन then it will be called length vector. If it is length vector, so length vector for a complete circle is equal to 0 and length vector for a semicircle is equal to 2r whose magnitude is equal to 2r। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2r हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो मैंने आपको इतना सारा चीज बता दिया, फोर्स का डायरेक्शन बता दिया, तो अभी मैं समझता हूं कि आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बावजूद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करने होंगे। बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करने किए हुए हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। ओके, वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ओनली टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जितने सारे कॉन्सेप्ट हमारे हैं उन सबको क्लियर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना जरूरी है, देन आफ्टर वी विल फेस द एग्जामिनेशन वेरी इफिशिएंटली, ओके, और स्मार्टली।